हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रावर्ती दूरदर्शी क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, सभी पे डिस्कस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें डिस्कस करना है न्यूटोनियन दूरदर्शी पर। ये क्या होता है? इसका आविष्कार न्यूटन ने किया था 1668 में, मतलब 1668 ईस्वी में यह दूरदर्शी न्यूटन के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इस दूरदर्शी को न्यूटोनियन दूरदर्शी कहते हैं। अब प्रावर्ती दूरदर्शी क्या है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इस दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन के पश्चात बनता है, इसलिए इसको प्रावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। मतलब ऐसी दूरदर्शी जिसमें वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब परावर्तन के पश्चात बनता है, उसे हम प्रावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। अब हमें न्यूटोनियन दूरदर्शी के बारे में पढ़ना है। न्यूटोनियन दूरदर्शी के लिए यहाँ पे एक डायग्राम हमने पहले ही बना दिया है। ये इसका डायग्राम है। इसमें होता क्या है, अभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये डायग्राम इसका एक ये है, एक डायग्राम इसका और है, वो भी आप देख लें, ये वाला डायग्राम। तो सुटेबल आपके लिए जो पड़े वो आप बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सिंपल लगे वो डायग्राम आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ही डायग्राम से पहले समझाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक चौड़ी नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का ऑब्जेक्टिव कनकेव मिरर लगा होता है, मतलब अभिदृश्यक अवतल दर्पण लगा होता है। और इस नली का दूसरा सिरा खुला होता है जो वस्तु की तरफ होता है। इस अभिदृश्यक अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के बीच में, यानी कि मुख्य फोकस से ठीक पहले 45 अंश के कोण पर झुका एक समतल दर्पण लगा होता है। और चौड़ी नली के बगल में एक पतली नली लगी होती है जिसमें नेत्रिका लेंस लगा होता है। इसी के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब देखा जाता है। तो ये इतनी कहानी तो आप थोड़ा सा इसमें लिखेंगे। अब मामला ये है कि ये कैसे काम करता है, ये क्या है, ये सब हमें बताना है। तो इस केस में आपको सबसे पहले इसकी रचना लिखनी पड़ेगी। तो रचना में आप कैसे लिखेंगे? न्यूटोनियन दूरदर्शी में एक चौड़ी नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अभिदृश्यक अवतल दर्पण लगा होता है तथा इसका एक सिरा खुला होता है जो वस्तु की तरफ होता है। अभिदृश्यक अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से ठीक पहले 45 अंश के कोण पर झुका एक समतल दर्पण लगा होता है। अब यहाँ पे समतल दर्पण जब ये लग जाएगा तो इसके बाद आप बताएं कि चौड़ी नली के बगल में एक और छोटी नली लगी होती है जिसमें नेत्रिका लेंस लगा होता है। नेत्रिका लेंस के द्वारा ही वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब देखा जाता है। अब ये काम कैसे करता है ये भी देख लें, या प्रतिबिंब कैसे बनता है ये भी जान लें। जब अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अभिदृश्यक अवतल दर्पण से परावर्तित होती हैं तो यह किरणें 45 अंश के कोण पर झुके समतल दर्पण पर आपतित होती हैं, जिसका प्रतिबिंब नेत्रिका के ठीक आगे बिंदु O पर प्राप्त होता है। और नेत्रिका द्वारा इस प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आवर्धित होता है और सीधा होता है। O पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ऐसा क्यों? अब ये भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ये समतल दर्पण नहीं होता तो AB वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता? FO पर ही बनता। ये सीधे यहाँ पे आके मिल जाती और प्रतिबिंब आपको कैसा मिलता? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। लेकिन समतल दर्पण लग जाने की वजह से ये किरणें यहाँ पे नहीं जा पाईं और इससे पहले ही परावर्तन दोबारा से हो गया। और जब परावर्तन हो गया तो इसका प्रतिबिंब जो FO पर बनने वाला था वो O पर बना। ये भी वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। और यह प्रतिबिंब अगर नेत्रिका के फोकस, प्रथम फोकस और नेत्रिका के बीच बनता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। और अगर O वाला प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रथम फोकस पर बनेगा तो
अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं जब फोकस पे कोई प्रतिबिंब आके बन रहा है या फोकस पे ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे, चाहे वो लेंस में हम बात करें चाहे मिरर में बात करें। तो इस तरह से इसकी संरचना है और इसमें प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है वो भी हमने बताया। थोड़ा हम दूसरे डायग्राम से इसको समझा देते हैं। रचना में तो आप वही लिखेंगे, अब यहाँ पे हम समझाते हैं, यहाँ से और स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ पे देखें कि ये आपका अभिदृश्यक अवतल दर्पण है जो बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का है। बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का होने का मतलब ये है कि इससे जो प्रतिबिंब बनेगा, इस अभिदृश्यक अवतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, चमकीला बनेगा और स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। इसलिए इसके द्वारक को बड़ा लिया जाता है और इसकी फोकस दूरी भी बड़ी ली जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक वस्तु है जो बहुत दूर यानी कि अनंत पर स्थित है। तो यहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी समांतर होंगी। जब ये अभिदृश्यक अवतल दर्पण से परावर्तित होंगी तो ये सीधे जाके कहाँ पे इंसिडेंट होंगी, यहाँ पे 45 अंश के कोण पर झुके हुए समतल दर्पण पर ये आपतित होंगी, जिससे इन किरणों का पुनः क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा और ये दोनों किरणें इस पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो नेत्रिका लगा है इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो इसी पॉइंट पे ए बी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा जो A1 B1 है। अब ये A1 और B1 अगर नेत्रिका और नेत्रिका के प्रथम फोकस F' के बीच में है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा जो A2 B2 यहाँ पे बना है। आप लोग जानते हैं कि जब अवतल दर्पण के सामने या उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, ई और फोकस के बीच में, तो उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा। तो वही केस यहाँ भी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे अगर A1 B1 हमारा F' पे होता तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता, अनंत पर। तो ये केस तो आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे यही कहानी यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो समतल दर्पण लगा है इसका काम ये है कि ये जैसा इमेज रहता है, जैसी ऑब्जेक्ट होती है उसी टाइप का इमेज बना देता है। तो यहाँ पे अगर ये इमेज बनता इस पॉइंट पे, तो यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर ली जाती है, ये वाली, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर ली जाएगी और यहाँ से फिर वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी होगी यहाँ पे मान के यहाँ पे डॉट लगा देंगे। फिर यहाँ पे ये किरणें एक दूसरे से मिल जाएंगी और ये वाला पॉइंट इस मिरर के लिए, मिररियम के लिए आभासी वस्तु का काम करता है और इसलिए इसका इमेज यहाँ पे मिलता है। आप लोग जानते हैं समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर होती है उतनी दूरी पर ही उसके अंदर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो वही कहानी यहाँ पे भी है। यहाँ पे आभासी वस्तु है इसलिए ये दर्पण के पीछे है, तो दर्पण के आगे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा और ये वाला प्रतिबिंब नेत्रिका के सामने होगा। नेत्रिका द्वारा इसका जो अंतिम प्रतिबिंब होगा वो देखा जा सकता है। तो ये पूरी कहानी इसमें थी। अगर इसमें आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अभिदृश्यक अवतल दर्पण क्यों लगाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आप बताएंगे जिससे प्रतिबिंब कैसा बने, चमकीला बने और अस्पष्ट बने। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि प्रतिबिंब कब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा और कब अनंत पे बनेगा। तो आप बताएंगे जब समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब नेत्रिका और F' के बीच में होगा तब प्रतिबिंब हमारा अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा और जब A1 B1 अर्थात समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रथम फोकस पर होगा तब बना प्रतिबिंब कहाँ पे होगा, अनंत पर होगा। तो ये पूरी कहानी है।
ये डायग्राम ही पूछेगा और स्ट्रक्चर ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। अगर मान लीजिए किसी केस में, बहुत रेयर केसेस हैं, आपसे पूछ ले कि न्यूटोनियन दूरदर्शी का मैग्नीफिकेशन कितना होता है, तो आप इसका डेरिवेशन तो है नहीं, इसका बस एक फार्मूला होता है। अब वो क्या होता है हम बता देते हैं। जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, मतलब जैसे कि यहाँ पे बना है, जब ये अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब इसका मैग्नीफिकेशन होता है m इज इक्वल टू FO बाई FE अंडर ब्रैकेट 1 प्लस FE, यहाँ पे ऊपर लिखें, और बाई कितना d, ये फार्मूला हो जाएगा। इसके पहले आपने अपवर्ती दूरदर्शी में क्या बताया था, यहाँ पे बस माइनस लगा था, वही चीज़ यहाँ पे परावर्ती में है, यहाँ से माइनस हट गया है। अब इसका अगर डेरिवेशन होता पूरा तो हम आपको ज़रूर बताते हैं यहाँ पे कि ये कैसे होगा। अगर आपको डेरिवेशन पढ़ना ही है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम इसके डेरिवेशन को भी आपको बताएंगे, एक वीडियो इसके लिए बना देंगे। और अगर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पर, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FO बाई FE, ये हो जाएगा। जबकि आपने अपवर्ती दूरदर्शी में क्या पढ़ा था, माइनस FO बाई FE। तो ये इसका पूरा सेटअप है। आप इसकी रचना लिखेंगे और प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है ये भी आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली टॉपिक पे। आपको दूसरी टाइप की परावर्ती दूरदर्शी बताते हैं जो है कैसेग्रेनियन। ये कैसग्रेन ने बनाई थी। ये न्यूटन के दूरदर्शी का संशोधित रूप है। इसमें इन्होंने क्या किया, तो इसकी रचना आप कैसे बताएंगे ये हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, देखें, एक चौड़ी नली होती है जिसके एक सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अभिदृश्यक अवतल दर्पण लगा होता है तथा चौड़ी नली का दूसरा सिरा खुला होता है जो वस्तु की तरफ होता है। अभिदृश्यक अवतल दर्पण के फोकस से ठीक पहले इसमें एक द्वितीयक उत्तल दर्पण लगा होता है और अभिदृश्यक अवतल दर्पण के ठीक पीछे एक छोटी नली लगी होती है जिसमें नेत्रिका लेंस लगा होता है। नेत्रिका लेंस उत्तल लेंस होता है जिसके द्वारा वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब देखा जाता है। अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है ये भी देख लीजिए। बहुत दूर स्थित अर्थात अनंत पर स्थित वस्तु AB द्वारा आने वाली प्रकाश की किरणें जब अभिदृश्यक अवतल दर्पण से परावर्तित होती हैं तो ये सीधे द्वितीयक उत्तल दर्पण पे आपतित होती हैं, जिससे इन किरणों का पुनः परावर्तन हो जाता है और ये परावर्तित किरणें अभिदृश्यक अवतल दर्पण के छिद्र से होती हुई नेत्रिका तक पहुंचती हैं, जिससे नेत्रिका इसका अंतिम और बड़ा प्रतिबिंब बना देता है और जो अस्पष्ट होता है, क्योंकि जो अभिदृश्यक अवतल दर्पण यहाँ पे लिया गया है ये बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का है, जिसकी वजह से जो प्रतिबिंब बनेगा वो चमकीला और स्पष्ट बनेगा। एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। इसकी रचना क्या है कि इसमें एक चौड़ी नली होती है जिसके एक सिरे पर अभिदृश्यक अवतल दर्पण लगा होता है जो बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का होता है। चौड़ी नली का दूसरा सिरा खुला होता है जो वस्तु की तरफ होता है। अभिदृश्यक अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से ठीक पहले एक द्वितीयक उत्तल दर्पण लगा होता है, यहाँ पे ये आपको दिखाई पड़ रहा है। और अभिदृश्यक अवतल दर्पण के ठीक पीछे एक छोटी नली लगी होती है जिसमें नेत्रिका लेंस लगा होता है। यह नेत्रिका लेंस उत्तल लेंस होता है। तो ये आप इसकी रचना में लिख सकते हैं। इमेज कैसे फॉर्म होता है अब ये भी देख लीजिए। अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली जब समांतर किरणें अभिदृश्यक अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो उनका परावर्तन होता है और ये परावर्तित किरणें जब द्वितीयक उत्तल दर्पण पे आपतित होती हैं तो द्वितीयक उत्तल दर्पण इसका पुनः परावर्तन कर देता है, जो अभिदृश्यक अवतल दर्पण के छिद्र से होती हुई नेत्रिका तक पहुंच जाती हैं और नेत्रिका इसका अंतिम स्पष्ट प्रतिबिंब बना देता है जो बड़ा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। अब यहाँ पे इसके अगर मैग्नीफिकेशन की बात की जाए तो जो न्यूटोनियन दूरदर्शी का मैग्नीफिकेशन था सेम एज वैसे ही इसका मैग्नीफिकेशन होगा।
क्योंकि ये उसी पर बेस्ड है, न्यूटन के दूरदर्शी का ये संशोधित रूप है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू कितना, FO/FE, अंडर ब्रैकेट यहाँ पे आप लिखें 1 प्लस FE/d। लेकिन ये तब का है जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा हो, LDDV पे, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। अगर हमारा प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FO/FE। अब ये आप अगर देखेंगे, अभी हमने पीछे बताया कि आप जब अपवर्ती दूरदर्शी पढ़े थे जिसमें खगोलीय दूरदर्शी था, उसमें यहाँ पे केवल माइनस सिंबल आया था और यहाँ पे क्या है, प्लस में आया है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कैसे दर्पण लगे हैं, अवतल दर्पण। मेन दर्पण जो आपका है वो कौन सा है, अभिदृश्यक वाला जो अवतल है, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो इसका डेरिवेशन नहीं है ना, ये फार्मूला है, बस इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना रहेगा और डायग्राम बनाना रहेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी इसके डेरिवेशन का वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, किसकी, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का कंपैरिजन करते हैं, मतलब कौन सा ज़्यादा बेस्ट है और कौन सा थोड़ा सा कम बेस्ट है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में परावर्तक दूरदर्शी की श्रेष्ठता, इसका मतलब यही होगा। एक तरफ यहाँ पे लिखें आप परावर्ती दूरदर्शी मतलब जो परावर्तन के पश्चात अंतिम प्रतिबिंब बनाता है, और एक तरफ लिखिएगा अपवर्ती दूरदर्शी जिसमें क्या आता है, खगोलीय दूरदर्शी आता है। अब परावर्ती दूरदर्शी में न्यूटोनियन और कैसेग्रेन की दूरदर्शी ये दोनों आते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है ये आप लोग जान लीजिए। परावर्ती दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब चमकीला और स्पष्ट होता है, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब कम चमकीला और कम स्पष्ट होता है। अब इसका रीज़न क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। रीज़न ये है कि जब बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का कोई दर्पण बनाया जाता है, यहाँ पे जैसे कि आपका बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अभिदृश्यक अवतल दर्पण बनाया गया था, तो वो बहुत आसानी से बन जाता है और वो ज़्यादा लाइट गैदर करके फोकसित करता है, मतलब वो ज़्यादा लाइट इकट्ठा करके फोकसित करता है। और इसको बड़ा फोकस दूरी और बड़ा द्वारक बनाने में कोई दोष नहीं होता। दोष का मतलब ये कि बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक जब बनाया जाता है तो उसमें दोष आते हैं, जैसे वहाँ पे आ सकता है कि गोलीय विपतन का दोष आ जाए या फिर वहाँ पे वर्ण विपतन का दोष आ जाए। तो ये दोष नहीं आते हैं किसमें, परावर्ती दूरदर्शी में। जबकि जो अपवर्ती दूरदर्शी होता है ये लेंसों का बना होता है, और बड़े द्वारक का जब लेंस बनाया जाता है और बड़ी फोकस दूरी का, तो उसको गर्म करना तो आसान होता है, गर्म तो कर दिया जाता है, लेकिन जब उसको ठंडा करते हैं तो एक समान रूप से हर जगह ठंडा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसमें गोलीय विपतन का दोष और वहाँ पे वर्ण विपतन का दोष दोनों उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इसके द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वो कम चमकीला होगा और स्पष्ट कम होगा, जबकि परावर्ती दूरदर्शी के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो चमकीला और स्पष्ट होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, परावर्ती दूरदर्शी सस्ता होता है और अपवर्ती दूरदर्शी काफ़ी महंगा होता है। कास्ट में, प्राइस में हम कह रहे हैं, परावर्ती दूरदर्शी मूल्य में सस्ता होता है, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी महंगा होता है, इसकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो ये भी आप बता सकते हैं, ये भी आपका एक पॉइंट है। अब ये सस्ते क्यों होते हैं, महंगे क्यों होते हैं, ये भी जान लीजिए। क्योंकि जब बड़ा सा लेंस आप खरीदेंगे तो ज़्यादा कास्टली पड़ेगा, जबकि बड़ा सा दर्पण अगर आप खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा। आपने देखा होगा आपके घर में जो शीशा लगा होता है बहुत आसानी से आप बहुत कम प्राइस में लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर उतना बड़ा आप लेंस लेने जाएंगे तो काफ़ी कास्टली पड़ेगा, आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब रीज़न इसका यही है कि इसमें बनाने में, यानी कि दर्पण को बनाने में कम खर्चा आता है और लेंस को बनाने में ज़्यादा खर्चे आते हैं।
इसलिए परावर्ती दूरदर्शी सस्ता होता है क्योंकि इसमें दर्पण लगे होते हैं और दर्पण का मूल्य सस्ता होता है, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी महंगा होता है क्योंकि इसमें लेंस लगे होते हैं और लेंसों का मूल्य दर्पण की अपेक्षा महंगा होता है, इसलिए अपवर्ती दूरदर्शी आपका महंगा होता है। तो आई होप ये सब इसका अंतर है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे परावर्ती दूरदर्शी जो है वो अपवर्ती दूरदर्शी से किस प्रकार अच्छी है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे के टॉपिक पे मूव करते हैं और आगे आपको इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक के बारे में बताते हैं। तो आपने प्रकाशिक यंत्र पढ़ा और प्रकाशिक यंत्र के प्रकार भी पढ़े, जिसमें सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी सब कुछ आपको मिला। और आपने आज जो पढ़ा वो परावर्ती दूरदर्शी पढ़ा, जिसमें न्यूटोनियन और कैसेग्रेनियन की दूरदर्शी पढ़ा। और साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा कि परावर्ती दूरदर्शी किस प्रकार अपवर्ती दूरदर्शी से श्रेष्ठ है, ये भी जान लिया। अब आपको पढ़ना है प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा। प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा, इसको कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या होता है, आप इसको पहले समझ लें। पहले इसको हम आपको बहुत इजी तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई दो वस्तुएं हैं ए और बी। अब इनके प्रतिबिंब को किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा देखा जा रहा है, वो चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी हो या सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो, किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा इसको देखा जा रहा है। अब आप इसको यहाँ से देख रहे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब ऐसे आपको दिखाई पड़ रहा है इधर, तो ये दूर दूर दिखाई पड़ रहा है। मतलब आप यहाँ से देख रहे हैं, आपको ये स्पष्ट रूप से दूर दूर दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है, इसका ए और बी का इमेज है। बी का इमेज यहाँ पे बन रहा है बी डैश, और ए का इमेज है ए डैश, इस तरह से बन रहा है। अब यहाँ पे मैटर क्या है, मैटर ये है कि अगर इसको हम पास पास लेके आएंगे तो ये वाले इमेज भी पास पास जाएंगे, और कोई ऐसा प्रकाशिक यंत्र ले लिया जाए इसके स्थान पे। ये आपका मान लेते हैं एल था, आपने L1 ले लिया, एक और प्रकाशिक यंत्र ले लिया। अब जिसके द्वारा अगर मान लेते हैं कि इतनी दूरी पर ही रखी वस्तु को देखा जा रहा है, मतलब ए और बी को ही पुनः देखा जा रहा है, तो आपको ये ओवरलैप्ड दिखाई पड़ रही हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर दिखाई पड़ रही हैं। अब क्या हुआ मैटर कि कुछ न कुछ तो इस प्रकाशिक यंत्र में प्रॉब्लम है, और अगर हम इनको दूर दूर करेंगे तो फिर इसी प्रकाशिक यंत्र से ये आपको ऐसे दूर दूर दिखाई पड़ जाएंगी। आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये ए है, ये बी है। अब ये दूर दूर दिखाई पड़ी, तो आप एक्चुअल में क्या चेंज कर रहे हैं, इनके बीच की दूरी चेंज कर रहे हैं, अर्थात ए और बी के बीच की कोणीय दूरी भी आप बदल रहे हैं। अगर दूरी बदलेंगे तो जाहिर सी बात है कोणीय दूरी भी बदलेगी। अगर यहाँ पे कोणीय दूरी के सापेक्ष कोई डेफिनेशन बनती है तो आप वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप कोणीय दूरी को लेके क्या एक लिमिट सेट कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम कोणीय दूरी जिस पर वे किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई दें, उस प्रकाशिक यंत्र की
उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कहते हैं। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आप ये भी जान लीजिए। और अगर थीटा है तो किस में मेजर किया जाएगा, रेडियन में या डिग्री में या मिनट में या सेकंड में। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा क्या होती है। तो आप बताएंगे कि दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम कोणीय दूरी जिस पर वे किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई दें, उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। अब यहाँ पे अगर कोणीय दूरी घटाएंगे या बढ़ाएंगे, है ना, तो ओवरलैपिंग की समस्या आएगी। मतलब जिस पर वे स्पष्ट रूप से दिखाई दें जिस एंगल पे, वही एंगल क्या हो जाएगा, इस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा हो जाएगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये θ1 पे स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, जो A' और B' यहाँ पे मिल रहा है आपको, ये θ1 पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको बदल दें, θ1 से हम इसको θ2 पे कर दें, तो यहाँ पे ओवरलैप हो गया। अब ये दूरी जो है इस प्रकाशिक यंत्र के लिए ठीक नहीं है, या तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हमें दूसरा प्रकाशिक यंत्र यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जिससे इनका प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई दे। तो आप समझ गए होंगे कि कोणीय दूरी ही यहाँ पे मेन मैटर है। अगर इसको हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो वो इफ़ेक्ट करेगा किस पे, इमेज पर। इमेज ओवरलैप भी हो सकता है और दूर दूर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आप यहाँ पे क्या बताना चाह रहे थे। आप बताना चाह रहे थे कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, तो ये होता है। आप इस तरह से आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज हम बताते हैं। मानव नेत्र की जो विभेदन सीमा होती है, मानव नेत्र की विभेदन सीमा, ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि कितनी होती है। 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या, 1/60 अंश। आप इसको रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं। रेडियन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, अंश में आपको मान दिया गया है, इसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर दें और पाई की वैल्यू रख दें। आपको पता होगा पाई की वैल्यू 22/7 है, तो आपको पता चल जाएगा कि रेडियन में इसका मान कितना होगा। ये हमने मिनट में बताया। 1 मिनट या तो आप बोलें या फिर बोलें 1/60 अंश। लेकिन ये मानव नेत्र की विभेदन सीमा तो है, लेकिन जो स्वस्थ मानव नेत्र है उसकी है। तो आप समझ गए कि विभेदन सीमा क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूरदर्शी की या सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा क्या है, तो आप कैसे बताएंगे। तो अगर आप दूरदर्शी की बता रहे हैं तो आप ऐसे बोलिए, दो दूर स्थित वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम कोणीय दूरी जिस पर वे दूरदर्शी द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई दें, दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। अब या तो आप सूक्ष्मदर्शी के लिए जब बोलेंगे तो आप बोलेंगे सूक्ष्मदर्शी के निकट स्थित दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी या वह न्यूनतम कोणीय दूरी जिस पर वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई दें, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। तो आप सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी जिसका भी बताना रहेगा उस हिसाब से आप बता सकते हैं, लेकिन मेन आपका डेफिनेशन यही है। अब हम आपको बता देते हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर ये क्या होता है, इसका मतलब है विभेदन क्षमता। ये भी आप यहाँ पे जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये दोनों। कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं और अलग चैप्टर में आएंगे, ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर से पूछेगा। तो आपको ये ज़रूर समझना चाहिए और अच्छे से तैयार रखना चाहिए, और इनमें रिलेशन भी अभी हम आपको बताएंगे। तो आपको अभी बताना है विभेदन क्षमता क्या है। अब थोड़ा सा अगर आप सोचें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर मतलब अलग अलग करने की क्षमता, दो वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग करने की क्षमता। अगर कोई प्रकाशिक यंत्र दो वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग कर रहा है तो वो किसकी वजह से कर रहा है कि उसमें एक क्षमता है जिसका यूज करके वो दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग कर रहा है। तो वही क्षमता उस प्रकाशिक यंत्र की
विभेदन क्षमता कहलाती है। अब इसको बाय डेफिनेशन कैसे बोलेंगे ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लिखें किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो समीप स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता को उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। इसको बहुत जगह पे यक्स से डिनोट किया जाता है, कहीं पे पी से डिनोट किया जाता है, तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट ये वर्ड लिख के भी काम अपना चला सकते हैं। डायरेक्ट लिखें विभेदन क्षमता बराबर। तो आपको अब यहाँ पे बता देते हैं विभेदन क्षमता का मान क्या होता है। इसकी एक डेफिनेशन और भी आप बोल सकते हैं, लेकिन वो तब बोल सकते हैं जब आपको पता होगा कि विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा में क्या संबंध होता है, तब आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वही बताते हैं, रिलेशन बिटवीन किसमें, रिलेशन बिटवीन, आप समझ जाइएगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आप समझिएगा। तो विभेदन सीमा जो होती है विभेदन क्षमता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। मतलब यहाँ पे हम लिखें अगर विभेदन सीमा बराबर क्या होता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं, या हम ऐसा कहें कि विभेदन सीमा क्या होती है, 1/, विभेदन क्षमता, या कहीं पे आपको लिखा मिलेगा विभेदन सीमा बराबर 1/, विभेदन क्षमता। तो मतलब आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं विभेदन क्षमता के व्युत्क्रम को विभेदन सीमा कहते हैं, या आप बोलें कि विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। क्योंकि आप वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ऐसे लिखें विभेदन क्षमता तो ये हो जाएगा क्या, 1/, विभेदन सीमा। तो यहाँ से आप बोलें कि विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पे ये दोनों लेंस ए और बी के इमेज को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसने थोड़ा सा ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर लगाया होगा। अगर मान लीजिए यही वाला लेंस, इसको हम मान लें L1 और इसको मान लें L2, अगर यहाँ पे दूरी कम की जाए और ये वाले इमेज अब भी हमको अलग अलग दिखाई पड़े, एक यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, एक यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है इस वाले L2 यानी कि प्रकाशिक यंत्र की जो विभेदन क्षमता है, अलग अलग करने की क्षमता है, वो L1 से ज़्यादा है। अगर हम θ2 पे L1 को शिफ्ट कर दें, मतलब L1 को लेके आए इसी एंगल पे, तो ये क्या कर देता, ये ऐसा करता, L1 आपका यहाँ पे बनता, और अगर हमने एंगल किया होता कितना, ये A है ये B है, अगर इसको हमने θ2 किया होता तो ये ओवरलैप हो जाता, ऐसा हमको दिखाई पड़ता। लेकिन जो L2 है, ये दूसरा प्रकाशिक यंत्र है, ये θ2 पर ही अब भी हमको स्पष्ट इमेज दे रहा है। इसका मतलब ये कि विभेदन सीमा अगर θ1 से θ2 हुई, जो कि घटी, इस केस में θ1 ग्रेटर है किससे, θ2 से, तो विभेदन सीमा अगर घटी
तो अब भी अगर इमेज स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि L2 का विभेदन क्षमता L1 से ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि विभेदन क्षमता अगर घटेगी तो यहाँ पे विभेदन सीमा बढ़ेगी, या आप ऐसा बोलें तो आप कह सकते हैं कि अगर विभेदन सीमा घटेगी तो विभेदन क्षमता बढ़ेगी, और अगर विभेदन क्षमता बढ़ा तो विभेदन सीमा घटा। मतलब ये कि विभेदन क्षमता विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर विभेदन सीमा घटेगी तो विभेदन क्षमता बढ़ेगी, और अगर विभेदन सीमा बढ़ी तो विभेदन क्षमता घटेगी। ये कहानी होती है। तो यहाँ पे ये रिलेशन आप याद रखें कि विभेदन सीमा विभेदन क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या विभेदन सीमा का मान 1 विभेदन क्षमता होता है। अब हम आपको बता देते हैं कुछ प्रकाशिक यंत्रों के विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा के बारे में। मतलब आपको यहाँ पे हम बताएं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। तो इसका डेरिवेशन तो एक्चुअल में है नहीं, बस आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा क्या होती है ये आपको हम बताते हैं। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई 2 साइन अल्फ़ा, या अगर कोण बहुत छोटा होगा, अभिदृश्यक पे बनने वाला कोण अल्फ़ा है, अगर वो कोण बहुत छोटा होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1.22 लैम्डा बाई कितना 2 अल्फ़ा। एक चीज़ आप बहुत ध्यान से नोटिस करें, हमने बोला कि वस्तु द्वारा जो कोण बनता है अभिदृश्यक पे उसे हम अल्फ़ा से लिखते हैं। अभिदृश्यक हम भी हो सकते हैं, हमारी आँख पे जो कोण बनता है उसी को हम अल्फ़ा लिखते हैं। अगर वो कोण बहुत छोटा होगा तो हम इसको 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं। और लैम्डा क्या है, वस्तु से आने वाली प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जो प्रकाश होगा जो वस्तु से आएगा उसकी तरंग दैर्ध्य कौन है, लैम्डा। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। ये भी आपको क्लियर हो गया। 1.22 एक कांस्टेंट आता है, क्योंकि अभी जब फार्मूले में बताया गया था विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता के, तो वहाँ पे लिखा गया था थीटा अनुक्रमानुपाती 1 विभेदन क्षमता, ऐसा था। तो यहाँ से अगर हम ये वाला साइन हटाएंगे, जो अनुक्रमानुपाती 1 क्या है, विभेदन क्षमता के, मैं बोल रहा हूँ अनुक्रमानुपाती किसके है, 1 विभेदन क्षमता। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ विभेदन क्षमता के अनुक्रमानुपाती है, मैं ये बोल रहा हूँ कि थीटा क्या है, 1 विभेदन क्षमता के अनुक्रमानुपाती है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि विभेदन क्षमता विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों दो बातें हैं, इसको आप समझिएगा। अब यहाँ पे लैम्डा आप जान गए क्या है, कि वस्तु से आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, वस्तु से आने वाले प्रकाश के तरंग दैर्ध्य कौन है, लैम्डा है। और अल्फ़ा क्या है, अभिदृश्यक पे बनने वाला दर्शन कोण, अगर वो छोटा होगा तो ऐसा लिखा जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम सूक्ष्मदर्शी की अगर हम यहाँ पे बात करें विभेदन क्षमता की, तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता ये भी आपको बता देते हैं। ये होता है इसी का अपोजिट, मतलब आप इसको पलट दीजिए, 2 साइन अल्फ़ा बाई कितना 1.22 लैम्डा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं, यह भी फार्मूला आपको मिलेगा 2 अल्फ़ा बाई कितना 1.22 लैम्डा। ये मिल सकता है। अगर अभिदृश्यक और वस्तु के बीच में वायु को छोड़कर कोई और अपवर्तनांक होगा, मतलब कोई और माध्यम होगा, तो उस केस में ये फार्मूला चेंज होगा, ये भी फार्मूला चेंज होगा। तब उस केस में जो विभेदन सीमा बनेगी वो थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई कितना 2n साइन अल्फ़ा, ऐसा बनता है। या फिर अगर छोटा एंगल बनेगा तो 1.22 लैम्डा बाई कितना 2n अल्फ़ा। n क्या है,
माध्यम का अपवर्तनांक। हमने ये बोला कि जो आपका अभिदृश्यक होगा और वस्तु होगी, अगर इसके बीच में वायु के अलावा कोई और माध्यम होगा जिसका अपवर्तनांक n हो, तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा ये बन जाएगी और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता भी चेंज हो जाएगी। वो क्या बनेगी, यहाँ पे आपको बता देते हैं, वो हो जाएगा 1 यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखें, ये हो जाएगा 2n sin अल्फ़ा डिवाइड बाई 1.22 लैम्डा इज इक्वल टू कितना, 2n अल्फ़ा डिवाइड बाई कितना, 1.22 लैम्डा। आपको सारी चीज़ें हमने बता दी। लैम्डा क्या है, वस्तु से आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, और आपको अल्फ़ा बताया गया क्या है, ये अभिदृश्यक पे बनने वाला दर्शन कोण है। और n क्या है, अगर माध्यम कोई होगा अभिदृश्यक और वस्तु के बीच में तो उसका अपवर्तनांक क्या है, n है। तब n शिफ्ट करेंगे। और अब हम आपको ये बता देते हैं कि दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या होती है। दूरदर्शी की विभेदन सीमा थीटा इज इक्वल टू होता है 1.22 लैम्डा बाई डी। डी क्या है, अभिदृश्यक जो होगा उसका व्यास, अभिदृश्यक का व्यास। और लैम्डा तो आप जान ही चुके हैं क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, अर्थात जो वस्तु से प्रकाश आएगा उसकी तरंग दैर्ध्य। वस्तु हमारी सूर्य भी हो सकती है, तारे भी हो सकते हैं, जिस रंग का प्रकाश आएगा उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। और इसी का अपोजिट अगर करेंगे तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता आपको मिल जाएगी। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता ये आप बता सकते हैं कितना, डी बाई कितना, 1.22। तो इन सभी फार्मूलों का जो भी हमने बताया आप सही से स्टडी करें और दिमाग में बना के रखें। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने फिर भी बोला है कि अगर डेरिवेशन आपको चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट से बताइएगा। हम जो भी फार्मूले बताए हैं उसके डेरिवेशन भी आपको बताएंगे। एक वीडियो उसके लिए स्पेशल होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये वीडियो आपके इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है। अब अगले वीडियो में इसी पर आधारित न्यूमेरिकल्स होंगे जो हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।